हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं, ये अकेली वीडियो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पास करा देगी। सर जी 3-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? तो भाई देखिए, इतनी सारी पीडीएफ हमने रेडी की है। फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी इसमें अंधाधुंध लिखी है, थर्ड सेमेस्टर बॉटनी लिखी हुई है, जूलॉजी लिखी हुई है, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारी पीडीएफ हमने बना ली है, लगभग 13 से 14 भाई। ठीक है, सब कुछ हम अपलोड करेंगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। प्लस अपना ये सेटअप भी पूरा अपग्रेड हो गया है, बस चीजें अभी अव्यवस्थित हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने वाले हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति टेंशन मत लो, हमने आपको भरोसा दिला रखा है। चाहे ऐप पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है अच्छे नंबर आपको दिलाने की भैया। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं भैया। ठीक है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आया हुआ है। समझो भाई कि फादर ऑफ मेटलर्जी कौन है भैया। तो सबसे पहले तो ये समझो मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। सर जी धातु कर्म क्या होता है भैया? अगर हमसे कोई कहे कि सोना कैसे मिलता है, चांदी कैसे मिलती है, कॉपर कैसे मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट सोने का हार बना पड़ा होता, खुदाई करी निकाल ली, नहीं भाई। बल्कि ऐसा होता है कि भैया बड़ी बड़ी खदानें होती, उन्हें खोदा जाता है, वहां से जो मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं खनिज। और अगर उनसे धातुओं को अलग कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं अयस्क। और जब मेटल वहां से निकल आती है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। समझना मेरे भाई, जैसे अगर हम आपसे कहें कि जब हम लोग खुदाई करते हैं तो कॉपर की जगह निकलता है कॉपर पाइराइट, CuFeS2। ठीक, तो ये CuFeS2 निकल आया, इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है, सल्फर भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फेन प्लवन कराएंगे, भर्जन कराएंगे, प्रगलन कराएंगे, अलग अलग भट्टियों में गर्म करेंगे और उसके बाद ये कॉपर अलग हो जाएगी। यानी सरल भाषा में मेटल्स को, धातु को अलग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। तो मेटलर्जी के बारे में किसने बताया था जरा समझो। इंडियन केमिस्ट अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में बताया फादर ऑफ मेटलर्जी आचार्य नागार्जुन। क्या नाम है? आचार्य नागार्जुन इनका नाम है। इन्होंने रस रत्नाकर नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसमें मेटल्स Au यानी सोना हो गया, Ag यानी चांदी हो गई, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करने की टेक्निक्स के बारे में इन्होंने बताया कि इन सबको कैसे अलग करेंगे, कैसे प्योर यानी रिफाइन करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो ये सब इन्होंने बताया है आचार्य नागार्जुन ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है भाई, आज तक केवल एक ही बार ये क्वेश्चन आया है, 2 नंबर में आया है, तो आप इतना लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाई इच OH ग्रुप, जो OH ग्रुप है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन OH ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल। समझो मेरे भाई, अगर हम आपसे कहें भैया बहुत बढ़िया कंटेंट हम छांट के ला रहे हैं, एक बात समझ लो, हम भरोसा आपको दिलाते हैं कि अगर 75 में 75 का पेपर ना कर पाना तो कमेंट में आके गाली बकना और बताओ। एक एक चीज खुद बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, बस सब्र रखिए और पढ़ते रहिए भैया। ठीक है, देखो 2 बातें होती, जहां कहीं भी OH ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं भैया? एल्कोहल। और जहां कहीं भी COOH ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं भैया। ठीक है, तो OH माने एल्कोहल, COOH माने कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्या है? वाई इच OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो इसके अंदर ये जो OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होता है इसकी तुलना में। इसका तो नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? बहुत आसान है, समझो भैया। सबसे पहले हमने अल्कोहल के बारे में बताया कि अल्कोहल में ROH का मतलब R की जगह पे CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, आगे OH लग जाएगा तो ये एथिल अल्कोहल हो गया, ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ऐसे ही बनता है भाई। तो सबसे पहले हमने ROH के बारे में बताया। समझो, जब अल्कोहल से H पॉजिटिव आयन निकलता है, सर जी ये H पॉजिटिव आयन निकलने की बात कहां से आ गई? समझो भैया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो लोग भी H पॉजिटिव आयन देते हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। जैसे हम कहें HCl, तो HCl में देखो हाइड्रोजन है तो ये एसिड है। हम कहें H2SO4, देखो H2SO4 में हाइड्रोजन है तो ये एसिड है। हम कहें HNO3, देखो HNO3 में हाइड्रोजन है तो ये एसिड है। यानी जो लोग H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे भाई क्या कॉन्सेप्ट है। जब अल्कोहल से
H पॉजिटिव आयन निकलता है, यानी जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तब क्या बनता है, जरा समझो। हम कहें CH3OH, ठीक। अगर हम इससे H पॉजिटिव को अलग करें तो सबको पता है इनके ऊपर प्लस आएगा, तो बचे हुए के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी CH3O नेगेटिव बनेगा। तो क्या बनता है, तो RO नेगेटिव, यानी CH3O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव। ओवरऑल कहें तो इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, एल्किल के साथ में ऑक्साइड, तो एल्कोक्साइड आयन इसे कह देते हैं। बचता है इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पर ही आता है, क्योंकि भैया ये देखो एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि OH में एक ही ऑक्सीजन है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल एक ही ऑक्सीजन के ऊपर आता है, जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्रोटॉन को निकलने नहीं देता, इसलिए एल्कोहल वीक एसिड है। समझो मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या, एसिड बनने के लिए मरे जा रहे हैं, प्रबल हैं, कि जैसे कोई आया हाइड्रोजन आयन दोगे, बोले हाँ देंगे, इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मान लिया CH3OH है भाई, ठीक, इनके ऊपर प्लस है, इनके ऊपर माइनस है, प्लस ये जो आदमी बैठा हुआ है CH3 यहां पर, ये प्लस आई, यानी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। पीछे पढ़ा भी चुके हैं, फिर से बता देंगे अगले कैप्सूल क्लास में। ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, और जब ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है तो इनसे कहता हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम H पॉजिटिव नहीं देंगे। जब ये H पॉजिटिव नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है, जब ये H पॉजिटिव नहीं देंगे तो भैया जब H पॉजिटिव दोगे नहीं तो तुम अम्ल कहां से कहलाओगे, एसिड कहां से कहलाओगे। इस वजह से ये एसिड नहीं है भाई। लेकिन जो COOH होता है, समझो एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है, मतलब जबरदस्ती करोगे तो निकल ही आएगा, ठीक। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव टूटता है, अब यहां समझो, जब मेरे भाई मान ले रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं CH3COOH, तो जब यहां से टूटेगा तो H के ऊपर तो प्लस आएगा, यहां आएगा माइनस, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर देखो दो ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन पे समान रूप से निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यही लिखा है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन हमें प्राप्त होगा। ये जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां निगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम्स में रेजोनेंस के थ्रू बनता है। रेजोनेंस क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स को बनाना। क्या मतलब, हम अभी ऐसे खड़े हुए हैं, एक स्ट्रक्चर हो गया, अब हम ऐसे खड़े हुए हैं, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, दोनों स्ट्रक्चर हैं तो हमारे ही, तो इसे ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर क्या, दो ऑक्सीजन है, कभी ये वाला नेगेटिव झेल लेगा, कभी ये वाला नेगेटिव झेल लेगा, यानी ओवरऑल दो ऑक्सीजन होने के कारण रेजोनेंस शो होने लगता है, जिससे, और हमने आपको पहले भी बता रखा है, नहीं पता तो आज सुनो, रेजोनेंस का मतलब होता है ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना। जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब समझते हो, समझो, जैसे मान लिया मनुष्य है, ठंड लग रहा है तब भी जिंदा है, गर्मी लग रही तब भी जिंदा है, बरसात हो गई तब भी जिंदा है, तो स्टेबल है हम लोग क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन आप बर्रैयों के छत्ते देखो, इस समय अंधाधुंध लगे हुए हैं, ठंड आने पर गायब हो जाएंगे क्योंकि वो ठंड नहीं झेल पाएंगे, वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, ये लोग रेजोनेंस शो करेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस वजह से ये स्टेबल होंगे, और स्टेबल होंगे तो ये हाइड्रोजन से कहेंगे तुम जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देंगे। और H पॉजिटिव आयन अगर ये दे देते हैं तो इससे H पॉजिटिव आयन आसानी से निकल जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मोटी मोटी बात करें तो जो एल्कोहल होता है उसमें H पॉजिटिव आयन निकलना कठिन है, इसलिए वो वीक एसिड है, इसमें आसानी से निकल जाता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया, ठीक है। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहीं पर आपको ये PDF मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप YouTube पर ये कैप्सूल क्लासेस देख रहे हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज ये चौथा कैप्सूल क्लास है। अगर सारे कैप्सूल क्लास आप देख के जाते हो, आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। ये PDF आपको फ्री में भी मिल जाएगी, अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, ठीक। फिर सर जी एप्लीकेशन वालों को क्या फायदा, अबे एक जगह पे इकट्ठी मिलेगी, सारी चीजें देख सकते हो, भटकने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहना तो ज्वाइन कर लेना भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, बाइट और बिट क्या होता है। सबको पता है, हमारे जमाने के बच्चों को शायद ना पता होता, लेकिन आपको पता होगा बहुत आराम से। क्यों, आप कहते हो कि कितने MB की PDF है, कितने MB की वीडियो है, कितने GB की वीडियो है। MB, GB, इसका पूरा नाम क्या होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, ठीक है मेरे भाई। तो उन सबका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसे कहते हैं बाइट, और बाइट बना होता है 8 बिट से। तो सबसे छोटा होता है बिट, जब 8 बिट मिलते हैं तो बन जाता है बाइट, फिर बाइट से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से चलता रहता है। तो बाइट क्या है, बाइट डिजिटल इंफॉर्मेशन की एक यूनिट होती है, यानी
कितना डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो एमबी में, जीबी में, तो ये एक यूनिट है डेटा को नापने की, डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने की भैया, ठीक है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन कितनी है, कितना डेटा है, उसकी एक यूनिट है जिसमें कितने 8 बिट होते हैं। हमने आपको बताया कि जो बाइट है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। यह एक सिंगल कैरेक्टर जैसे लेटर, नंबर या सिंबल इन कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी सरल भाषा में 0 लिख दें, 1 लिख दें, कोई लेटर लिख दें, कोई नंबर लिख दें, कोई सिंबल बना दें, इन सबको रिप्रेजेंट करता है कौन, बाइट मेरे भाई, ठीक है। तो बाइट किससे मिलकर बना होता है, 8 बिट से मिलकर बना होता है भाई, ठीक। अगर डिफरेंस भी साथ में ही आएगा तभी 2 नंबर बनेंगे भैया। तो डिफरेंस की बात करें तो बिट का पूरा नाम क्या है, बाइनरी डिजिट होता है, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। साइज की बात करें तो बिट सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन इससे जो बड़ा है उसे क्या कहते हैं, बाइट। तो बिगर यूनिट ऑफ डेटा, डेटा की थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, किसकी तुलना में, बाइट की तुलना में ये बड़ी है भाई, ठीक है। वैल्यू रिप्रेजेंट्स, ये बिट जो है वो सिर्फ 0 को दिखाएगी या 1 को दिखाएगी। बाइनरी नंबर होता है, कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है, तो बिट हमेशा 0 लिखेंगे जाएगी या 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो बाइट होंगे वो 0 है, 1 है, ए है, बी है, कोई लेटर है, ठीक है, एट द रेट है, इन सबको ये रिप्रेजेंट कर सकता है भाई, ठीक है। इसका बिट का यूज क्या है, तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्टोरेज मेजरमेंट कि कितना किलोबाइट आपने डेटा सेव कर रखा है, मेजर करने के लिए कितनी स्टोरेज है, एमबी कितना है, जीबी कितना है, टीबी कितना है, ये सब मेजर करने के लिए हम लोग बाइट का प्रयोग करते हैं। मोटी मोटी बात करें तो बिट सबसे छोटी यूनिट है, 8 बिट मिलेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा। तो बाइट थोड़ी बड़ी यूनिट है। बाइट से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को नापेंगे कि कितना डेटा हमने सेव कर रखा है, और बिट क्या करेगी, डेटा को ट्रांसमिट करेगी भैया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज उसके बाद पेपर में आया हुआ है। सारे बेहतरीन क्वेश्चन जितना भी छूटा छाटा है वो सब करा रहे हैं भाई। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, यहाँ पे जो हमने 35-40 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उसके बाद ये जब कैप्सूल क्लासेस आप देख लोगे ना, हम गारंटी ले रहे, कोई भी पेपर आप उठा के देख लेना, अगर 75 में 75 का हल ना हो तो कमेंट में आके कहना सर जी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देखो भैया, लो लेवल के जितने प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्ट तो आप समझा नहीं पाओगे। कंप्यूटर से कहोगे गाना बजा दो, अबे कंप्यूटर तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझेगा, तो वो कौन सी लैंग्वेज समझेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेगा, मशीनरी लैंग्वेज समझेगा। वो काम ही तो असेंबली लैंग्वेज का है। तो यही हमने लिख दिया है कि यह लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें हम शब्दों, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे MOB, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। ऐड लिख दिया, कंप्यूटर अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा, जोड़ देगा। SUB लिख दिया, अपने हिसाब से घटा देगा। इन शॉर्टकट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि कंप्यूटर के 0 और 1 वाले मशीन कोड को आसानी से लिखा और समझा जा सके भैया, ठीक है। जैसे मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी। बाइनरी में काहे में लिखते हैं, 1 0 1 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 1 0 0 लिख दो, 1 0 1 0 लिख दो, कुछ भी लिख दो। यानी जो असेंबली लैंग्वेज है ये क्या करेगी, ये लैंग्वेज कुछ हम शॉर्टकट्स इस्तेमाल करेंगे जिनकी सहायता से कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो जैसे मशीनरी कोड होते हैं, असेंबली कोड होते हैं, ठीक है, MOV है, AL है, ये सब असेंबली कोड है भाई, ठीक है। ऐड है, SUB है, ठीक है, यानी घटाना है, जोड़ना है, ये सब। रोल ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का काम क्या है, तो नंबर 1, इंसान आसानी से शॉर्ट वर्ड्स लिखता है और कंप्यूटर उसको 0 से 1 में बदल लेता है। सर जी ये 0 से 1 का क्या मैटर है, देखो भैया, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी का मतलब 2, जिसमें 0 हो और 1 हो। तो कंप्यूटर उसे पहले अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर हमारे दिए गए शॉर्टकट्स को समझ लेता है भाई, ठीक है। यह CPU, मेमोरी और डिवाइस को सीधे कंट्रोल कर सकता है। यानी जो CPU को हम लोग डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर में आपने देखा होगा साइड में CPU रखा होता है, तो जो CPU को हम लोग जो भी डेटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग यही होती है। तो CPU जो है, ठीक है, जो भी मेमोरी है, इसमें चाहे रैम लगी हो, चाहे इसमें रोम लगी हो, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी डिवाइस हैं, उन सबको ये कंट्रोल कर सकता है। हाई स्पीड प्रोग्राम होता है, मेमोरी बहुत कम लेता है, कोड को और तेज और छोटा बनाने में हेल्प करता है। यानी कोई भी कोड है उसे आप शॉर्टकट में लिख दो, कंप्यूटर उसे आसानी से समझ लेगा, ठीक है। अतः ये एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो मशीन कोड को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट का यूज करती है। इसका रोल हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करना, फास्ट एग्जीक्यूशन देना, मशीन और प्रोग्रामर के बीच ब्रिज का काम करता है। प्रोग्रामर कौन है, हम लोग। मशीन कौन है, कंप्यूटर। हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कौन बनाएगी, तो असेंबली लैंग्वेज बनाएगी भाई, ठीक है। अगला टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है समझो।
समझो भैया इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को हम जानकारी दे रहे हैं, कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर के पास पहुंच रहा है तो इनपुट है। और कंप्यूटर हमें वापस क्या कर रहा है, वो आउटपुट है। क्या मतलब, जैसे कंप्यूटर से हमने प्रिंट निकाला तो वापस आया, स्क्रीन पे जो हमने टाइप किया वो दिख रहा है तो वापस आया, तो मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर से गाना सुनाई दे रहा है तो स्पीकर भी आउटपुट है। तो जो हम दे रहे हैं वो इनपुट है, जो वापस मिलेगा वो आउटपुट है भैया, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत शिद्दत से ये वीडियो बना रहे हैं तो ये इनपुट है, आप लोगों का कमेंट में प्यार मिलेगा तो वो आउटपुट होगा भैया, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, चलो समझाते हैं। वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, यानी सरल भाषा में हम अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये डेटा फिर सीपीयू तक जाता है जहां उसकी प्रोसेसिंग होती है। और मतलब कुल मिला के सरल भाषा में कहें तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, टाइप होके ये सीपीयू में जाएगा, यहां प्रोसेसिंग होगी और हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा। तो ओवरऑल जिनसे हम लोग डेटा पहुंचा सकते हैं कंप्यूटर तक उसे हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे अगर कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबने देखा है, यह सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम टेक्स्ट और कमांड्स को टाइप करते हैं, ठीक है। कोई कमांड टाइप कर दिया, कंट्रोल सी कॉपी हो गया, कंट्रोल बी पेस्ट हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमांड दे सकते हो, कोई भी चीज टाइप कर सकते हो। माउस आपको पता है यह एक पॉइंटर डिवाइस होता है, माउस यहीं कहीं पड़ा होगा मेरे भाई, ठीक है। अभी सब सेटअप अपग्रेड चल रहा है इसलिए यहाँ पे इतना कबाड़ पड़ा हुआ है, आप सोच नहीं सकते, नीचे टीवी पड़ी हुई है, ठीक है, महंगी वाली टीवी है, लेकिन ठीक है ये भी सेट हो जाएगी। तो माउस क्या, ये एक पॉइंटर डिवाइस होता है, यानी हम लोग क्लिक करने के लिए काम करते हैं, पॉइंट करने के लिए, जिसमें हम स्क्रीन पर आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ये सारी चीजें। स्कैनर होता है, कोई भी फोटो अगर हमें स्कैन करना है, मॉनिटर तक पहुंचाना है, कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो फोटो हो, डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है, स्कैन कर लेते हैं हम लोग। माइक, ये माइक लगा हुआ है, ये माइक भी क्या कर रहा है, मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, जो आपको सुनाई देगी वो आउटपुट होगी, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि कोई आवाज ना आए, कोई भीड़ ना आए, कोई शोर ना आए, उन सबको खत्म करके सिर्फ हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये माइक भी क्या है, आवाज को इनपुट के रूप में देता है, ठीक है। वेब कैमरा, जो कैमरा है उसमें भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो फोटो है, वीडियो है, इन सब का इनपुट करता है, और कहीं दूसरा बैठा हुआ व्यक्ति, हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो इधर से इनपुट कैमरा ले रहा है और कहीं दूसरी जगह पर आउटपुट पहुंचा रहा है भैया, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो जो भी हमने कमांड दिया वो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वे डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग का रिजल्ट यूजर तक पहुंचाता है। जो हमने कमांड दिया, सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई और जो रिजल्ट देने की जरिया है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे रिजल्ट कहां मिलेगा, तो मॉनिटर पे मिलेगा, यानी जैसे ही आप ये टीवी देख रहे हो, ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, तो इसके मॉनिटर पे जो हमने ये पीडीएफ लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे पीडीएफ, यहाँ हमने पेन ड्राइव लगा रखी है, तो पेन ड्राइव से पीडीएफ इसमें आई, तो पेन ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस है। और स्क्रीन पे ये दिख रही है तो ये स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये स्क्रीन पर रिजल्ट है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है, इन सबको दिखाता है। प्रिंटर क्या करता है, ये डेटा को पेपर पर प्रिंट करके आउटपुट देता है, तो प्रिंटर से हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद स्पीकर है, सबको पता है भैया स्पीकर क्या होता है, स्पीकर से हम लोग गाने सुन रहे हैं तो ऑडियो इनपुट देगा। प्रोजेक्टर से क्या होता है, प्रोजेक्टर से आप कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे सामने दीवार पे प्रोजेक्ट कर देगा, तो ये बड़े स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस यही डेटा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में यूजर को वापस दे देते हैं। यानी ओवरऑल इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, आउटपुट क्या होता है, जो हमें कंप्यूटर से वापस मिल रहा है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आयनिक रेडियस, जरा ध्यान से समझो, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है और हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जो अपनी केमिस्ट्री जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, उसकी आज अगली वीडियो भी डालेंगे। आयनिक रेडियस क्या होता है समझो मेरे भाई। आयन क्या होता है पहले तो ये समझो, जैसे कैल्शियम है, ठीक, कैल्शियम ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पॉजिटिव आयन कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये निगेटिव आयन कहलाएंगे। आयन 2 तरीके के होते हैं, या तो प्लस या माइनस। जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन दे देता है, समझना इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, वो प्लस तो है, राजा तो है, दे तो रहा है उसके और प्लस तो आएगा, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जगह तो कम हो जाएगी ना, तो इसे कहते हैं आयनिक रेडियस। समझो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है यानी दे देता है, या पा लेता है यानी या उसे मिल जाता है, तो वह आयन कहलाता है, ठीक। उस आयन का साइज
या रेडियस को आयनिक रेडियस कहते हैं। यानी सरल भाषा में ये मान लिया आयन है तो इसकी जिसका जो साइज होगा वो हम लोग रेडियस में नापेंगे और इसे हम लोग कहेंगे आयनिक रेडियस। समझना मेरे भाई, आयन होते हैं दो तरीके के, या तो आयन देगा इलेक्ट्रॉन तो कैटाइन यानी प्लस कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। कैटाइन का मतलब प्लस होता है। तो क्या लिखा, जब एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है, ध्यान से समझो मेरे भाई, जैसे सोडियम है, सोडियम का नंबर मान लिया 11 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा 2 8 1, तो इनके इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ठीक, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ठीक, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा। इस तरीके से इनका सिनेरियो रहा होगा। अब इन्होंने मान लिया किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पहले जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो रेडियस इतनी थी, अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इनने किसी को दे दिया तो जगह कम हो गई ना, तो रेडियस इतनी ही रह गई। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसकी रेडियस हमेशा कम हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे कैटाइन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन हो गए कम, जगह हो गई कम, अंदर वाला जो प्रोटॉन है कस के खींचेगा, जिससे एटम छोटा हो जाता है। इसलिए जो कैटाइन की रेडियस होती है वो न्यूट्रल एटम यानी जो नॉर्मल Na है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, जगह ज्यादा ले रहा है भैया, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसकी रेडियस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जो माइनस वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो उनकी बढ़ जाएगी। जैसे देखो Na सोडियम है, इसकी 186 पिकोमीटर रेडियस होती है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, यानी Na पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो उसकी रेडियस होती है 102 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? तो भैया जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रेडियस देखो 186 से 102 रह गई, बहुत कम हो जाएगी भाई, ठीक। एनाइन की बात कर लें तो एनाइन में क्या होगा, निगेटिव आयन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो क्या लिखा है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, सीधी सी बात है, जगह बढ़ गई, और जब जगह बढ़ गई तो जो अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन पहले से है वो कहेगा हटो, नहीं घुसने देंगे हम, तुम कहोगे हम तो घुसेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, तो एटम इससे बड़ा हो जाता है। इस वजह से जो एनाइन की रेडियस होती है वो न्यूट्रल आयन से बड़ी होती है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली तो क्लोरीन की रेडियस कितनी है, 99 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर इन्होंने ले लिया तो इनके ऊपर माइनस आया, कितनी बढ़ गई, देखो 181 पिकोमीटर हो गई। ओवरऑल ये आयनिक रेडियस है, पेपर में आपको 2 नंबर दिला सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है N+L का नियम। क्या होता है समझो, N+L का नियम बिल्कुल सरल भाषा में समझो भैया। हम लोग विन्यास बनाना सीखते थे 12th क्लास में, आप बाऊ का नियम आपको बताया था कि ऐसे बनता था 1s2 2s2 2p6 3s2। सर जी ये तो हमको जानते ही नहीं, अरे हटाओ, नहीं जानते हो तुम, इतना समझो ये जो हम 1s 2s 3s 4s लिख रहे हैं ये सब ऑर्बिटल होते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि पहले किसे लिखोगे, जैसे 1s2 2s2 तो 1s पहले है ना, तो पहले किसे भरा जाएगा, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाता है जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है। जैसे हमने लिख दिया 3d, हमने लिख दिया 4s, ठीक। अब N+L की वैल्यू कैसे निकलती है वो समझो भैया। देखो ये N और ये L बहुत आराम से समझा देंगे। D के पड़ोस में कितना लिखा है 3, 3D, तो ये जो पड़ोस में लिखा होता है ये N की वैल्यू होती है। यहां 4s तो N की वैल्यू कितनी है 4, समझ गए। तो जो पास में लिखा होता है वो N की वैल्यू होती है। तो फिर L की वैल्यू क्या है ये भी समझाओ सर जी। एक टेबल याद रखना मेरे भाई, समझो 0 1 2 3 S P D F। जब भी कभी S कहे ये L की वैल्यू, तो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। बस इतनी सी बात, SPDF 0 1 2 3। तो N की वैल्यू 3D के लिए कितनी हो गई 3, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है और स्वर्ग में क्या लिखा है D। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, तो L की वैल्यू 2 हो गई, यानी N+L दोनों को जोड़ा तो इसका मान कितना आया 5 आया। इनके लिए निकालो 4s है तो N की वैल्यू कितनी है 4 और S के लिए कितना होता है 0, तो L की वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी अगर देखें तो N+L की वैल्यू इनके लिए 5 आई है, इनके लिए 4 आई है। तो पहले हम लोग किसे भरेंगे, 4s को पहले भरेंगे N+L के नियम से, क्योंकि इसकी वैल्यू N+L की कम है भैया, यही N+L का नियम है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है समझो, बहुत सरल है भैया। अभी हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाए, किसी के पास ना हो, तो क्या होगा, हमारे पास से उसके पास ट्रांसफर होने लगेगा, यही होता है। तो जिसके पास ज्यादा चार्ज हो जाता है, या फिर सरल भाषा में तुम्हारी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत आवेश आ गया उन्हें, तो वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, चप्पल उड़ते हुए आएगी, पड़ेगी, यही तो चार्ज ट्रांसफर। जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की
की कमी है वो किसी इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। यानी जो अमीर आदमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, जो ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले को दे देता है, और इसे हम लोग कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, यानी आवेश ट्रांसफर हो गया। जैसे अगर हम समझें तो ये क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझो मेरे भाई, ये जो बना हुआ है इसे नंबर कैसे देंगे, जहां पे OH है 1 नंबर है, ये फिर 2 3 4 5 6, ठीक। तो देखो 2 नंबर पे NO2, 4 नंबर पे NO2, 6 नंबर पे NO2, तो 2,4,6 और 3 है, तो 1 2 3 यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है। जब ये एंथ्रासीन की शरण में गया, ये जो 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई इसे एंथ्रासीन कहते हैं। सरल भाषा में समझे, इनके पास कोई लटक नहीं है, फ्री आदमी, आवेश अच्छा खासा है इनके पास। ये देखो कितनी लटक लिए घूम रहा है, कितनी लटक लिए घूम रहा है, और इस चक्कर में, इतनी लटक होने के चक्कर में, इतनी लटक होने के चक्कर में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है। समझो, पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होने के कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जबकि एंथ्रासीन में रिंग्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक होती है। अतः जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पिक्रिक एसिड भी इसी को कहते हैं, पिक्रिक एसिड को दे देता है, और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कई बार इंक्लूजन कंपाउंड या क्लैथरेट्स भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लैथरेट्स क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं? इंक्लूड हो जाना, घुस जाना। जो पानी में घुल जाए उसको बस प्यास पता है, पानी में घुलो तब पानी का मजा है मेरे भाई, यही होता है ना। तो इंक्लूजन का मतलब होता है, हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है, जैसे हमारे मौसा आया करते थे, तो मौसा जब आते थे तो वो अपना सूटकेस लेके आते थे, हम लोग उनका सूटकेस छुपा कर रख देते थे, वो जा ही नहीं पाते थे, तो आके फंस जाते थे, तो हमारे और उनके बीच में इंक्लूजन कंपाउंड बन जाता था, क्लैथरेट्स हो जाता था, यानी कोई मॉलिक्यूल का फंस जाना। जैसे आज भी आप देखो तेल में अचार डाल के रखा जाता है, इंक्लूजन कंपाउंड है, ताकि अचार खराब ना हो, सीधी बात है। तो इंक्लूजन कंपाउंड में 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होस्ट एक गेस्ट। होस्ट कौन थे? हम जो मेजबान है। गेस्ट कौन थे? हमारे मौसा, जो आते थे मेहमान बनके और आके फंस जाते थे। ये देखो, होस्ट मॉलिक्यूल्स के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल, मेहमान का आके ट्रैप हो जाना, फंस जाना, क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी होस्ट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल को फंसा देता है, मेजबान मेहमान को फंसा लेता है, और दोनों के बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस होने के कारण ये फंसे रहते हैं। 2 प्रकार से बन सकता है। पहला केज कंपाउंड, कि हम कोई पिंजड़ा बनाएं, कोई केज बनाएं और मौसा को उसमें बंद कर दें, तो एक तो ये तरीका है। तो हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक केज का यानी कप का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड आके फंस जाता है, ठीक। वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो केज कंपाउंड इस तरीके से कि भैया ये पूरा हाइड्रोक्विनोन ने एक पिंजड़ा बना लिया जिसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड आकर फंस गया भाई, ठीक। दूसरा चैनल कंपाउंड होता है, अपना एक चैनल बना लिया, चैनल पे आके कह रहा भैया आओ आके फंस जाओ। चैनल समझते हो, कोई सीडी फॉर्म में, कोई एक प्लेटफॉर्म, जैसे अपना ये एक यूट्यूब पे चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। हम किसी टीचर को बुलाएं, यहां पढ़वाएं, तो इस तरीके से चीजें चलती है भैया, ठीक। तो चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस चैनल का डायामीटर 5 एंगस्ट्रॉम होता है, जैसे स्ट्रेट चेन एल्किन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है। भैया समझो, जैसे अगर हम कहें ये देखो हेलिक्स ऑफ यूरिया है, यानी यूरिया इस तरीके के चैनल बनाएगा और उसमें कौन फंस जाएगा? स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी जब भी कभी एल्कीन की स्ट्रेट चेन होगी उसमें यूरिया इस तरीके से आके फंस जाएगा भाई, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होता है, समझो भैया। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है जो चीज साफ साफ दिखाई दे वो लोकेलाइज्ड है, जो साफ साफ ना दिखाई दे वो डीलोकेलाइज्ड है भैया। डीलोकेशन का मतलब क्या है? लोकेशन फिक्स नहीं है भाई, ठीक है, समझो। रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं भैया ये बेंजीन है, ठीक। बेंजीन का स्ट्रक्चर या तो ऐसे बना सकते हो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक तो ये स्ट्रक्चर है, या फिर यहां से शुरू कर सकते हो भाई, ये देखो डबल छोड़ दो, यहां से डबल सिंगल डबल, ये देखो। तो इसमें आपको लोकेशन दिख रही है बॉन्ड की, तो ये लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है। इसमें आपको लोकेशन दिख रही है तो ये लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग है। और इसमें मेरे भाई अगर हम कहें कभी यहां
कभी यहां, यार ये तो ऐसे करके दिखाई दे रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है, ये तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसे हम लोग कह देंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। यही हमने लिखा हुआ है। जबकि किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, जिसमें मेरे भाई बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पोजीशन पर होंगे, उसे क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। जबकि लगातार मूव करने के कारण पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक पोजीशन धुंधली हो जाती है, कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, तो इस तरीके से यह रिंग बना लेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। मेरे भाई जरा देखो, ये लोकलाइज्ड है, साफ साफ दिख रहा है, ये बॉन्ड है, सिंगल है, बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, इनके ऊपर प्लस आ गया, इनके ऊपर माइनस आ गया, बीच में बॉन्ड आ गया, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दो तो कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, तो एक पूरा बॉन्ड दिखेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, इस तरीके के जो पूरे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग भाई। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप देख रहे हो गला कैसे पकड़ रहा है, एक एक टॉपिक रह गया, उसे बताना मुश्किल हो रहा है, बहुत तबियत खराब है। लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं अरे सर जी तो मौज ले रहे हैं बैठे हुए, तो मेरे भाई मेहनत लगती है टॉपिक बनाने में, थोड़ा सा सब्र रखा करो। कल एक फिजिक्स की बहुत अच्छी वीडियो बना के डालेंगे हम, कैप्सूल क्लास होगा पहला, तो सब्र रखना और मन लगा के पढ़ते रहना भैया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस ही होता है। रेजोनेंस का मतलब समझते हो, जिसमें मेरे भाई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बने, उसे रेजोनेंस कहते हैं भाई, ठीक, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी सरल भाषा में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? जिसमें सिंगल बॉन्ड टूटेंगे और जुड़ेंगे, और रेजोनेंस का मतलब कई स्ट्रक्चर बनेंगे, उसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे भैया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड कम होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम लोग कहते हैं भैया, ठीक। जैसे एथिल कार्बन फ्री रेडिकल, समझो मेरे भाई, बस लास्ट है, यहां देखो भाई, तो समझो भाई, कार्बन हमेशा 4 लोगों को जोड़ सकता है। जरा देखो भैया, 1 2 3 4, इनसे 4 जुड़े हैं, इनका गिनो 1 2 3, और एक अपना इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं, मतलब चौथा अभी इनसे नहीं जुड़ा है, ठीक। इन्होंने क्या कहा, आओ यार बॉन्ड बनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसके संग में डबल बॉन्ड बना लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता था, तो 1 2 3 ही जुड़े, तो इनने एक डबल बॉन्ड बना लिया। डबल बॉन्ड बना लिया तो इनके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, तो इनने इनसे कहा हटो, अच्छा फ्री हो तुम। इस वाले हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ये देखो, पहले क्या था, पहले इनका एक बॉन्ड कम था, जब इनने बॉन्ड पूरा किया तो एक हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी यहां एक बॉन्ड कम हो गया। ऐसे ही एक एक करके सबको हटा सकते हैं। जे बोले हमसे कोई ज्यादा दिक्कत है, इन्हें क्यों नहीं हटाया? बोले कोई बात नहीं, लो तुम आ जाओ, इन्हें हटा दे रहे, ये आ गए आपकी, इन्हें अलग कर दिया। देखो, ये बोले हमें ज्यादा दिक्कत, इन्हें क्यों नहीं हटा रहे? लो कोई बात नहीं, इन्हें बॉन्ड बना लिया आपकी, इन्हें अलग कर दिया। तो इस तरीके से एक एक करके मेरे भाई तीनों हाइड्रोजन को इन्होंने अलग किया है, कई स्ट्रक्चर बनाया। हमने आपको पहले भी बताया है, कई स्ट्रक्चर बनाना ही रेजोनेंस कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं वो, ठीक है। और जिनमें सिंगल बॉन्ड टूटता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम हो जाता है, और जिनमें सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता है, डबल बॉन्ड टूटते हैं, लोन पेयर टूटते हैं, वो ओरिजिनल वाला रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। इस वीडियो में हमने टोटल 11 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो लोगों को भी ये लग रहा है कि भैया सर जी कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया, लगातार बनाने में लिखे हुए हैं। ये देखो सारा कंटेंट, ये सब पीडीएफ ही है, ठीक। इसके अलावा देखो ये भी पीडीएफ ही है, ये देखो ये भी पीडीएफ ही है। अगर आपको दिखाएं तो ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, ये देखो ये सब लिखा हुआ है भाई, ये भी सब पीडीएफ है। ये देखो सारी की सारी पीडीएफ, सेलुलर जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब कुछ पूरा लगभग भरा हुआ। तो ये भी सब हमने बनाया है, पिछले 3-4 दिनों में लिख रहे थे बैठे हुए, क्योंकि ये सेटअप भी अपग्रेड हो रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, फिलहाल अब थोड़ी सी ठीक है, लगे हुए हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अब कोशिश रहेगी कि डेली वीडियो आए। लेकिन कल आपको हम देंगे एक फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की बेहतरीन वीडियो, जो आएगी अपने चैनल बी डेकेडियन बीएससी पर भैया, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहो, कलेश में मत पढ़ो। देखो अपना टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है बी डेकेडियन बीएससी, उसे ज्वाइन कर लो। जो यूट्यूब पे वीडियो आएगी वो वहां पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है, सारा कंटेंट बना रहे हैं, ये देखो 12-15 पीडीएफ हैं, ये सारी की सारी रिकॉर्ड करेंगे कल तक, और एप्लीकेशन पे अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।